नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज फिर बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की ही। प्रधानमंत्री की, ममता बनर्जी की, राहुल गांधी की और हमारे एयर चीफ की। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सवाल उठ रहे हैं, जो बातें उठ रही हैं, ऐसे में जो प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? क्या वो कहीं दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो कहीं पिछले अगर आप कहें तो आखिरी बार 13 तारीख को दिखाई दिए। अभी इस पर बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यह बताएं कि आज प्रधानमंत्री एक और यात्रा पर निकले, या कहें भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी, जो सिक्किम में प्रधानमंत्री के तौर पर थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर बंगाल पहुंचे और फिर आज पटना पहुंचे। अभी रात में उनका जो रात्रिवास पटना में ही है। कल भी वो रहेंगे और फिर वहां से उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। राहुल गांधी ने आज एक चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू में हैं। वो जम्मू गए हुए हैं और कल पुंछ के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां पर पाक गोलाबारी से, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय और उसके बाद भी पाकिस्तानी गोलाबारी में जहां पर जान माल की हानि हुई है, उन जगहों पर जाएंगे और उन परिवारों से मिलेंगे। और जैसी खबरें हैं उनमें ये कहा जा रहा है उनके उन परिवारों, जहां के लोग शहीद हुए हैं, उन परिवारों को, लोगों के लिए रोजगार की घोषणा करेंगे। अभी वो राजभवन में हैं। शाम को उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर के क्या सुरक्षा के इंतजाम है, गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने एलजी के साथ और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं, जो बल हैं, उनके लोगों के साथ बैठक की और जायजा लिया। उधर नरेंद्र मोदी सुबह सिक्किम में थे। सिक्किम के बाद वो बंगाल के अलीपुर द्वार आए। अलीपुर द्वार में एक बड़ी जनसभा थी और उस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जबरदस्त तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर की बात भी उन्होंने की, कैसे देश की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर, और साथ में वो अपने को भी, जैसे बीकानेर में या दूसरी जगहों पर उन्होंने कहा कि ये मोदी है और मोदी की गोली और मोदी की सेना और बहुत सारी इस तरह की बातें। वहां से वो पटना आए। पटना में उन्होंने पटना के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। जब नीतीश कुमार उनके साथ थे, उसके बाद उन्होंने एक रोड शो में हिस्सा लिया और रोड शो में हिस्सा लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कल वो बिहटा एयरपोर्ट जो बनने वाला है पटना में, उसका जायजा लेंगे, शिलान्यास करेंगे, जो भी कार्यक्रम है कुछ वहां पर। उससे पहले भी 1-2 और कार्यक्रम हैं और फिर विक्रमगंज में वो एक सभा को संबोधित करेंगे। पटना के बारे में कल हमने आपसे बात की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और भारतीय जनता पार्टी स्टेक क्लेम कर रही थी, चुनाव लड़ रही थी, उस समय जब वो मोतिहारी में आए थे तब उन्होंने क्या कहा था, और 2015 के विधानसभा चुनाव में आरा में उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद भी कई बार वो मुजफ्फरपुर आए तो वहां के एयरपोर्ट के लिए क्या कहा, पूर्णिया का एयरपोर्ट, दरभंगा एम्स, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, लंबी लिस्ट है बिहार को लेकर के कि प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी घोषणाएं की। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की भी बात कही थी। ये सारी चीजें अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं। घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं। अब
सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने आज बहुत ही स्कैथिंग अटैक नरेंद्र मोदी पर किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, तो उन पर बहुत ही स्कैथिंग अटैक ममता बनर्जी का हुआ। पहले ममता बनर्जी का वो वीडियो सुन लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। Or mouth. Please remember, every woman they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. तो आपने सुना कि ममता बनर्जी ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर और घर घर सिंदूर कार्यक्रम और उनकी रगों में सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर बहता है, इन सब का करारा जवाब दिया और वो सवाल पूछा जो सामान्य तौर पर भारतीय राजनीति में आज से 10 साल 11 साल पहले इस तरह की बातें भारतीय राजनीति में नहीं हुआ करती थी। दरअसल ममता बनर्जी ने शुरुआत नहीं की है, शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की राजनीति की है। और आपको याद होगा जो ममता बनर्जी ने सवाल किया है, ये सवाल बहुत ही जरूरी सवाल है। इसलिए जरूरी है, मुझे याद पड़ता है राहुल गांधी ने हैदराबाद में जो हिंदुस्तान समिट या भारत समिट कोई इस तरह का कार्यक्रम था जो वहां के मुख्यमंत्री ने निवेशकों के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था पिछले 10-11 साल से भारत की राजनीति, देश की राजनीति कुछ इस तरीके से चलने लगी है जिसमें पुराने तरीके काम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बहुत संयमित तरीके से अपनी बात कही थी कि जो राजनीति 11 साल से हो रही है, जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, उस राजनीति में विपक्ष के लोग शक नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिन चीजों, जो लोग चाहे जैसी पार्टियां हों, चाहे जैसे नेता हों, वो नैतिकता अनैतिकता, किन चीजों को सार्वजनिक जीवन में लाना है, किन को नहीं लाना है, किस तरह की बातें करनी है, भारत की जो एक आप ये कहें कि सभ्यतागत जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं का अनुपालन करना है, उनका लिहाज करना है, उनका ध्यान रखना है, इन सब चीजों का एक लिहाज रखा जाता था। लेकिन 2014 से या 2013 के इलेक्शन कैंपेन कहें या कहें 2014 में सरकार बदलने के बाद से वो सारे लिहाज बैंक लॉकर में बंद करके रख दिए गए, जहां तक किसी की पहुंच नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग उन सब बहुत लिहाज, संकोच की कैसे कहें। ममता बनर्जी ने आज उसी संकोच का जो लक्ष्मण रेखा थी उसको लांघ दिया है, और लांघना ये शायद मैं कहूंगा जरूरी था। दरअसल जिस तरह से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, सिंदूर वीरता का प्रतीक नहीं है, सिंदूर जो है वो किसी आक्रमण का प्रतीक नहीं है, सिंदूर किसी जयघोष का प्रतीक नहीं है, सिंदूर ऐसी किसी चीज का प्रतीक नहीं है जो मिलिट्री या फौज या किसी जो अभियान हो सकते हैं उनका नाम हो सके। लेकिन वो नाम रखा गया। वो नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आतंकवादियों ने पहलगाम में जो पर्यटक थे उन महिलाओं से कहा था कि मोदी से जाकर बता देना। सिंदूर इसलिए नाम रखा गया कि उन महिलाओं ने जब कहा हमारे पति को मार रहे हो तो हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं, तुमको नहीं मारेंगे। यानी उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा उन लोगों ने। और सिंदूर हमारे परंपरा में, जो हिंदू परंपरा है,
उसमें एक अलग स्थान रखता है। और खास तौर पे इस तरह माना जाता है पहली बार किसी महिला को सिंदूर पति के द्वारा दिया जाता है। और हिंदू परंपरा में पुरुष एक ही बार सिंदूर दान करता है। इसके अलावा भी आप देखें तो महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं वो सिंदूर या तो वो खुद खरीद के लाती हैं या फिर उनके जो आसपास परिवार की जो महिलाएं होती हैं, सास हो, माँ हो, देवरानी, जेठानी, ननद, इस तरह उनसे ले लेती हैं, लेकिन किसी और से बाहर से सिंदूर किसी का दिया हुआ नहीं लिया जाता है। और इस इलाके में खासतौर पे बिहार और बंगाल में सिंदूर की महत्ता बहुत ज्यादा है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी बिहार की छठ वाली, जब महिलाएं पूरा सिर की मांग से लेकर के नाक तक सिंदूर लगाए होती और माना जाता है इससे उनकी पति की बेहतरी सुनिश्चित होती है। और बंगाल में दुर्गा पूजा में सिंदूर होली होती है। ये सारी परंपराएं यहाँ की हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये कहना, एक पहले तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा, फिर ये कहना कि उनकी नसों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है, ये अपने में एक अलग तरह की राजनीति है जो मतलब एक तरह से महिलाओं को पूरी तरह से इमोशनली चार्ज कर देने की बात उन्होंने की। जबकि नरेंद्र मोदी को जब उन्होंने ये बात कही बीकानेर में उन्होंने 22 मई को ये बात कही, और जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद लगातार सिंदूर को लेकर के, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर था, फिर सिंदूर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जबरदस्त कैंपेन शुरू कर दिया गया। और जब वडोदरा या दाहोद में एक और सभा हुई, वहां भी उन्होंने इस तरह की बातें की। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि नई 9 जून से वो घर घर सिंदूर कार्यक्रम चलाएंगे, और उस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं को सिंदूर देंगे। ये अपने में बहुत हास्यास्पद है। और जो ममता बनर्जी ने आज सवाल खड़ा किया है, जो अटैक किया है, जो आक्रमण किया है, वो यही किया है कि आप महिलाओं को किस हैसियत में सिंदूर देंगे। ये कौन सी राजनीति है। उन्होंने बहुत जायज सवाल खड़ा किया है। हालांकि ये प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत मामला है कि उनकी अपनी पत्नी के साथ कैसे संबंध है, लेकिन जब सिंदूर को राजनीति में लेकर के आएंगे तो ये सवाल तो उठना ही था कि आपने क्या सिंदूर की मर्यादा और सिंदूर की लाज रखी, और नहीं रखी तो सिंदूर को राजनीति का हथियार क्यों बना रहे हैं। ममता बनर्जी का सिर्फ यही सवाल था। ममता बनर्जी ने कहा भी कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप जब अलीपुर द्वार में सभा में अगर आप प्रधानमंत्री के तौर पर वहां गए हैं तो पॉलिटिकल बयान क्यों दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर थे और टीएमसी की नेता और टीएमसी की सरकार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बना रहे थे कि नीति आयोग की बैठक में नहीं आई, वो बंगाल का विकास नहीं चाहती। मेरा सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर वो नहीं आई, बंगाल में आपकी सरकार नहीं रही, 2011 से ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन बिहार में तो आपकी 2005 से सरकार है। बिहार के विकास की जिम्मेदारी कौन लेगा। बिहार सबसे निचले पायदान पर कैपिटा इनकम के मामले में क्यों है। बिहार सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में नीचे क्यों है। बिहार के 2.5-3 करोड़ लोग दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए क्यों भटकते हैं। ये 20 साल आपकी सरकार रही है। अगर 2 साल 2015 से 2017 के छोड़ दें और 2022 से 2023 1.5 साल ये छोड़ दें, तो बाकी पूरे समय आपकी सरकार रही है, आपके द्वारा समर्थित सरकार रही है, आपका मुख्यमंत्री रहा है, और पिछले 11 सालों से तो आप प्रधानमंत्री भी हैं।
तो बिहार क्यों नहीं विकसित हुआ? अगर आप बंगाल की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंगाल में बहुत काम हुआ है, उसके लिए जो जिम्मेदार है उनके कॉलर पकड़े ही जाने चाहिए, लेकिन जो बिहार के लिए जिम्मेदार है उसका कॉलर भी पकड़ा जाना चाहिए, और जो बिहार के लिए जिम्मेदार है वो बंगाल का रोना नहीं रो सकता है। मैं सवाल तो उत्तर प्रदेश को लेकर के भी पूछता हूं। 2017 से आपकी जबरदस्त सरकार है, उतना बहुमत विधानसभा में जो 2017 में आपको मिला था, वैसा बहुमत बहुत कम पार्टियों को राज्यों में मिला है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत, हमें लगता है शायद एक आध बार किसी को मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश नीचे से दूसरे नंबर पर क्यों है? और इन सवालों का जवाब देने की जगह, इन सवालों का इन सवालों का जवाब देने की जगह आप बंगाल पर सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में क्या है। तो ममता बनर्जी ने जो अटैक किया है, बिल्कुल सही अटैक किया है मेरे लिहाज से, क्योंकि जिस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष नरेंद्र मोदी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जब तक विपक्ष उसी करेंसी में जवाब नहीं देगा, लिहाज करता रहेगा, तब तक इस तरह की चीजें बदस्तूर जारी रहेंगी। तो इसलिए एक तो ममता बनर्जी ने यह सवाल उठाया, इसका जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी देंगे, और उनको कल की सभा में इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सिंदूर की लाज क्यों नहीं रखी, उन्होंने सिंदूर का मान क्यों नहीं रखा, और जैसा वो कहते हैं परिवार छोड़ दिया देश सेवा के लिए, संघ सेवा के लिए, तो वो कहें कि भाई देश सेवा के लिए हमने सिंदूर का लाज नहीं रखी, बताएं, वो देश के सामने रखें, देश तय करेगा कि देश सेवा के सामने सिंदूर का लाज नहीं रखना क्या ऐसी मजबूरी थी कि देश सेवा में बाधा पड़ती। ये दरअसल जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, अगर आप याद करें पहले इस तरह की पॉलिटिक्स होती तो अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर के किस किस तरह की बातें हो गई होती, लेकिन नहीं, हमारे देश में वैसी परंपरा नहीं रही। हमारे देश में पॉलिटिक्स में कुछ लिहाज रखे जाते हैं, निजी जीवन लोगों का अगर वो अनैतिक नहीं है तो फिर उस पर निशाना नहीं बनाया जाता। और यहां तक कि अनैतिक भी थोड़ा बहुत जैसे चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे इस देश के, उनकी दोस्ती धनबाद के कोल माफिया से थी, और वो पब्लिकली स्वीकार करते थे इस बात को, लेकिन कभी इस बात के लिए उनको निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर वो कोल माफिया को कोई बेजा फायदा पहुंचाते हो तो इशू बन सकता है। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो वो इशू नहीं है। हमारी किसी से दोस्ती थी, वो बाद में कोई कैसा हो गया, क्या हो गया, वो जाने। तो ये बहुत सारे इस तरह की चीजें निकल, लेकिन ये सरकार, ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और इसके मौजूदा जो नेतृत्व है, और इसके अलावा जो इनका एक पूरा सिस्टम बना रखा है, जो कन्फ्यूशिया वाला सिस्टम है, जो सोशल मीडिया पे कन्फ्यूशियाता है, वो सिस्टम इसी तरह के चरित्र हनन के काम करता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के किस्से कितने सामने आते हैं उनको देख लीजिए, फिर भी वही चीजें होती हैं। हाल के दिनों में जो किस्से आए हैं उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, वो किस्से क्या है? उससे पहले मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री राघव जी का एक किस्सा आया था। तो ये सारी चीजें, एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ममता बनर्जी ने वो काम किया है जो विपक्ष को करना चाहिए, और अब नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब संबित पात्रा के देने से नहीं चलेगा, इसका जवाब जो भाटिया है उसके देने से नहीं चलेगा, इसका जवाब नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंदूर तो नरेंद्र मोदी ने ही मांग में भरा था।
दूसरा, राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा है कि पुंछ में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनके घर में जानमाल की क्षति हुई है, उसके लिए एक पैकेज की घोषणा केंद्र सरकार को करनी चाहिए। दरअसल मैं तो ये कहूं, ये वो चिट्ठी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में ये बात कही गई है कि मैं आपको ये चिट्ठी पढ़ करके सुनाता हूं। इस चिट्ठी को एक मिनट बस, चूंकि जहां से हमने ये कर रखा है, सेव कर रखा है, यहां से थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए पढ़ पाना, इसलिए मैं इसको आपको अभी पढ़ के सुनाता हूं। ये चिट्ठी, हाँ, मैं आपको ये सुनाता हूं। इसमें लिखा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, मैंने हाल ही में पुंछ का दौरा किया, जहां पाकिस्तानी गोलाबारी में 4 बच्चों सहित 14 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इस अचानक और अंधाधुंध हमले ने आम इलाकों में भारी तबाही मचाई है। सैकड़ों घर, दुकानें, स्कूल और धार्मिक स्थल बुरी तरह तबाह हो गए हैं। कई पीड़ितों ने बताया कि उनकी वर्षों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो गई। पुंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे हैं। आज जब वे इस गहरे संकट से गुजर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित पुंछ और अन्य सभी इलाकों के लिए एक ठोस और उदारता से भरा राहत और पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए। ये चिट्ठी लिखी है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को। अब देखना यह है क्या प्रधानमंत्री इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई करते हैं, या चूंकि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी है इसलिए कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अभी तो अमित शाह वहां पर आज जम्मू पहुंचे हैं, कल ऐसी खबरें हैं कि वो पुंछ जाएंगे और पुंछ के उन इलाकों का, उन जगहों का भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे जहां पर जानहानि की नुकसान हुआ है और जहां राहुल गांधी पहले होकर के आए हैं, जिन बच्चों से मिलकर के आए हैं, परिवारजनों से मिलकर के आए हैं, स्कूल, गुरुद्वारा, हर जगह होकर के आए। एक वीडियो भी आज उन्होंने शेयर किया है जिसमें वहां के लोगों की कथा व्यथा बताई गई। अब कल खबरें तो ये हैं, वहां के जो मीडिया साइट्स हैं उन सब में ये चीजें आ रही हैं कि शायद जिन घरों के लोग शहीद हुए हैं उन घरों में एक एक रोजगार की व्यवस्था केंद्र सरकार करने जा रही है। लेकिन जो राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है उसमें एक व्यापक बात कही गई है कि एक उदारता भरा एक पुनर्वास पैकेज दिया जाए। दरअसल लोगों के मकान वो हो गए और नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार कुछ मदद करे। तो ये राहुल गांधी का वो है। अब देखते हैं कल क्या होता है कि क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, सुरक्षा का जायजा भी लेने गए हैं, वो क्या किस तरह के पैकेज का अनाउंसमेंट करते हैं, नहीं करते हैं। रोजगार की व्यवस्था अगर पहले से है जैसी खबरें आ रही हैं तो फिर कल वो रोजगार के जो चिट्ठियां हैं वो बांटेंगे या फिर अनाउंस ही करेंगे, खाली पता नहीं। तीसरी एक बड़ी खबर है, सीआईआई का बिजनेस समिट चल रहा था। वहां पर वायुसेना अध्यक्ष एपी सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जो एडमिरल, उनका नाम है एडमिरल
एडमिरल, एक मिनट, नाम मैं उनका भूल जाता हूँ एडमिरल साहब का। खैर जो भी नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम है उनका। एक मिनट, आपको मैंने कहीं नोट किया था। एडमिरल, नाम भूला, दिनेश त्रिपाठी, जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं। इन दोनों लोगों का भाषण रक्षा मंत्री का भी था, डीआरडीओ अध्यक्ष का भी था और ढेर सारे लोगों का था। लेकिन एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट भाषण है वो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का है। एपी सिंह, हम पहले एक छोटी सी क्लिप एपी सिंह की सुन ही लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ये हमने ट्विटर हैंडल से लिया है। ये एपी सिंह साहब हैं और सुनिए। Some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. तो आपने सुना कि ये जो बात कह रहे थे, दरअसल इन्होंने कई बातें कही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इन्होंने ये कहा कि युद्ध तब जीते जाते हैं, पूरा भाषण 13-14 मिनट का है, उसमें उन्होंने कहा युद्ध तब जीते जाते हैं जब हमारी सेनाएं मजबूत होती हैं। तो एक ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिकेट करती है कुछ चीजों की तरफ। और ये बात भी उन्होंने कही कि डिफेंस सिस्टम्स की खरीद और डिलीवरी, ये टाइम का बिल्कुल कोई भी, इन्होंने कहा एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो समय पर पूरा हुआ। और दूसरी बात एक और इन्होंने कही, चूंकि प्राइवेट सेक्टर भी वहां मौजूद था और पिछले दिनों आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रक्षा निर्यात में जबरदस्त तरीके से काम करने लगे हैं और मेक इन इंडिया जबरदस्त तरीके से है। इन्होंने कहा हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बातें नहीं कर सकते, डिजाइन और डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। और इनका पूरा एम्फेसिस इस बात पर था कि डिजाइन और डेवलपमेंट पर बात करनी होगी और ये ओपननेस रखनी होगी। ये इंडस्ट्री से बात कर रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो तेजस है MK1A, या जो उसका नाम उन्होंने कुछ लिया था, मैं याद नहीं आ रहा, तेजस का जो भी नाम है, उन्होंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सी जनरेशन का है, क्योंकि जो आएगा, लेकिन जो टाइम है उस टाइम पे डिलीवर हो जाना चाहिए। जो चीजें जब मिलनी है तब आ जानी चाहिए। और आपको हम बताएं कि जो तेजस MK1A है, ये फरवरी 2021 में इसको लेकर के HAL से बात हुई थी, जो समझौता हुआ था उसके लिहाज से मार्च 2024 में इसकी डिलीवरी हो जानी थी, लेकिन आज की तारीख तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई है। ये एग्जाम्पल है। दैनिक भास्कर ने इसको लेकर के एक रिसर्च पूरी छापी है और इन्होंने अपनी खबर में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता ही नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है कि पूरा नहीं होगा, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसे में वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है? और इन्होंने ये भी कहा, ये सोचने वाली बात है, हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। एक बात और इन्होंने कही, टाइमलाइन एक बड़ा मुद्दा है। समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारी पर असर पड़ता है। और ये आपको याद होगा कि 8 जनवरी को भी इन्होंने लिखा है कि 8 जनवरी को भी एयर चीफ मार्शल ने तेजस विमानों को लेकर के चिंता जाहिर की थी
और तब उन्होंने कहा था कि 40 जेट अभी तक फोर्स को नहीं मिले हैं, जबकि चीन जैसे देश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। एक और इन्होंने जो ये तेजस वाली बात है, एयर चीफ ने बताया कि फरवरी 2021, जो जनवरी में इन्होंने कहा था, जो मैंने अभी कहा आपको, HAL के साथ तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। डिलीवरी मार्च 24 से शुरू होनी थी, लेकिन आज तक एक भी विमान नहीं आया। तेजस MK-2 का प्रोटोटाइप भी अभी तैयार नहीं हुआ है। एडवांस स्टेल्थ फाइटर AMCA का भी अभी तक कोई प्रोटोटाइप नहीं है। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमें आज के लिए तैयार रहना होगा, तभी भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। जब हम आज की तैयारी करेंगे और आने वाले 10 साल में इंडस्ट्री से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, जो जरूरत आज है वो आज ही पूरी होनी चाहिए। और डिजाइनिंग और इस सब की बात इन्होंने जरूर ये बात कही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने, ये लाइन ध्यान देने वाली है, ऑपरेशन सिंदूर ने हमें ये बताया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत काम करने की जरूरत है, तभी हम भविष्य में भी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। दरअसल एग्जैक्टली जो इन्होंने कहा है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है। वो बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि he also stressed the urgency of equipping the armed forces with the necessary tools today, not years down the line. We have to be now ready to be future ready, and we need today. We need to quickly get our act together. Wars are won by empowering our forces. और फिर इन्होंने ये बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा, रेफरिंग टू द ऑपरेशन सिंदूर, द एयर चीफ underscored the evolving nature of warfare. The character of war is changing every day. We are finding new technologies coming in. Operation Sindoor has given us a clear idea of where we are headed and what we need in future. He said, citing the need for both technological advancement and a shift in strategic thinking. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने जो चीफ ऑफ नावल स्टाफ हैं उनको भी कोट किया, और ये ANI ने ट्वीट किया है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह सेज ऑपरेशन सिंदूर एज इट वाज टोल्ड बाय द चीफ ऑफ नावल स्टाफ, the character of war is changing. Every day we are finding new technologies coming in. Operation Sindoor has given us a clear idea. इससे अब आप ये अनुमान लगाया जा सकता है कि एयर चीफ मार्शल सिंह क्या कहना चाह रहे थे। दरअसल हमारे यहाँ जिस तरह की व्यवस्था है उसमें जो सेनाध्यक्ष होते हैं, उन सेनाध्यक्षों को ये अनुमति ही नहीं होती है कि वो खुल करके कोई बात कह सके, और होनी भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल मास्टर्स होते हैं जो चीजें तय करते हैं। डेमोक्रेसी में यही होता है। पाकिस्तान नहीं है ये कि सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर कुछ भी जो चाहे बोल दे। लेकिन एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने इंडिकेट किया है कि कहां हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। जिस टेक्नोलॉजी और वारफेयर की बात की है उन्होंने, वो संकेत अगर समझा जाए तो फिर जो रिपोर्ट्स प्रेस में, इंटरनेशनल प्रेस में आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स को समझने में भी आसानी होगी, और ये समझने में भी आसानी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर के 88 घंटों के दौरान हुआ क्या। प्रधानमंत्री मोदी से मेरे सवाल हैं। उनका कहना है कि अब सेना को हर चीज जो उनकी जरूरत है तुरंत होती है, पहले जैसे सरकारों जैसा नहीं है। लेकिन एयर चीफ मार्शल AP सिंह कह रहे हैं कि एक भी प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ है। क्या इसका जवाब देश को प्रधानमंत्री मोदी देंगे? और एयर चीफ मार्शल ने एक बात और कही। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सेनाएं युद्ध तब जीते जाते हैं कि जब हमारी सेनाएं मजबूत होती। उन्हें मजबूत बनाना हम सब की जिम्मेदारी है, और मजबूत बनाने के उन्होंने
वो चीजें बताई कि जिन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, उसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो टाइम बाउंड सब काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर ही नहीं हुआ। दूसरी बात, उनका कहना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा जरूरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। और इसी से आप आगे समझिए, उनका कहना है कि इस ऑपरेशन से ये पता चला कि भविष्य में हमें किस तरह से टेक्नोलॉजीज और वॉरफेयर और जो थिंकिंग है हमारी, वो किस तरह बदलनी पड़ेगी या उनको अपग्रेड रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इस ऑपरेशन के दौरान ये पता चला है। अब आते हैं इस बात पर, प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे इसको तो 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन आया था प्रधानमंत्री का, और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा था कि इस मौके पर पूरा देश एक था, विपक्ष और सब लोग मिलकर के सब एकजुट थे। 13 मई को सुबह वो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन गए और वहां से उन्होंने जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उस प्रोपेगेंडा का साक्ष्य के साथ जवाब दिया कि देखो मैं आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन पे खड़ा हूं। एयर चीफ मार्शल भी वहां पर थे, जवानों को संबोधित किया, मिसाइल्स दिख रही थी और उनका विमान वहीं उतरा। तो ये एक कम्युनिकेशन था, एक जबरदस्त बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन था। लेकिन 13 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी दिखाई नहीं दिए। उसके बाद का सुनिए। 22 मई को बीकानेर गए और बीकानेर में जो उनका एक तो जनसभा थी, बीकानेर में उनकी बीकानेर रैली, मतलब जनसभा कहें रैली कहें। अब वो रैली जो थी वो क्या सरकार ने आयोजित की? मैं क्यों कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो रैली क्या सरकार ने आयोजित की? और वो रैली किस लिए आयोजित की गई? या भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित की? या वो उस रैली से किस तरह से, एक तो पाकिस्तान को जो कहा गया और जो सिंदूर रगों में, हमारी नसों में गरम सिंदूर बहता है, खून नहीं बहता है, इस तरह के जुमले वहां से निकले और साथ ही विपक्ष को भी निशाना बनाया गया। तो प्रधानमंत्री, जब एक प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर देश को संबोधित कहीं भी हो, वो देश को संबोधित कर रहे होते हैं, तो देश में विपक्ष भी आता है, सब कोई आता है। तो ऐसे में वो, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के तौर पर बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी की रैली एड्रेस कर रहे थे। और उसके बाद वो करनी माता मंदिर गए, वहां पर उन्होंने जो है आशीर्वाद लिया माता जी का। फिर उसके बाद देशनोके स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए गए और वो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के लिए के इनॉग्रेशन के लिए गए और वहां वो प्रधानमंत्री के तौर पर थे। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ढेर सारे, उनका उद्घाटन किया। करीब 26,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे जिनका फाउंडेशन रखी जिनकी। और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। फिर वो नाल एयरफोर्स स्टेशन गए, जहां वो प्रधानमंत्री के तौर पर रहे होंगे, क्योंकि किसी पार्टी के नेता के तौर पर वहां नहीं हो सकते। तो एक तो ये बीकानेर का उनका कार्यक्रम रहा। और बीकानेर के बाद 24 तारीख को नीति आयोग की बैठक थी, जिसमें सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था और जिस बैठक को लेकर के आज वो अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को निशाना बना रहे थे कि ममता बनर्जी वहां नहीं आई। लेकिन वहां पर केरल के मुख्यमंत्री भी नहीं आए, वहां पर कुछ और मुख्यमंत्री भी नहीं आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी नहीं आई, नीतीश कुमार भी नहीं गए थे। क्या वो कल नीतीश कुमार को भी पब्लिक मीटिंग में सुनाएंगे कि वो चूंकि नीति आयोग की बैठक में नहीं आए इसलिए बिहार पिछड़ा हुआ है? खैर,
उसके बाद ये सब हुआ, वहां से लौट करके आए। ये जो 25 तारीख की बैठक हुई, 24 तारीख की, 25 तारीख को उन्होंने एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक की, जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर उनके मन की बात थी। लेकिन मन की बात वो सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्री, जिसमें नीतीश कुमार शुरू में थे, और नीतीश कुमार फिर वहां से निकल आए जब ये मन की बात हुई तो। और फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जाति जनगणना के बारे में, इन सब के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की, उनसे बैठक हुई। लेकिन उस बैठक में उन्होंने बाकी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया। यानी प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर वहां नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर थे। और उसके बाद फिर वो गए गुजरात। वो गुजरात गए 26 तारीख को। वडोदरा में रोड शो हुआ और उसके बाद दाहोद और भुज में सभा हुई। दाहोद की सभा में उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो अपनी सेना और सरकार के उसको देखें, और नहीं तो फिर मोदी की गोली खाने को तैयार रहे। ये भाषा, ये भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है, और किसी भी सुसभ्य देश की, किसी भी डेमोक्रेसी की ये भाषा नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सरकार हमारी दुश्मन है, पाकिस्तान की फौज हमारी दुश्मन है, पाकिस्तान के लोग भी हमारे दुश्मन हैं, और उनको गोली खाने के लिए कहना कि मोदी की गोली खाएं, ये भाषा प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। ये किसी पार्टी के हेड की हो सकती है, जो पार्टी इस तरह की चीजों में भरोसा करती हो, तो वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, पार्टी के शीर्ष नेता के तौर पर वहां पर थे। तो ये हुआ। और फिर उसके बाद अगले दिन उन्होंने 26 तारीख को वडोदरा और दाहोद और भुज में उनका कार्यक्रम हुआ, और फिर अहमदाबाद में रोड शो हुआ शाम को। अहमदाबाद में रोड शो के बाद 27 तारीख को गांधीनगर में पब्लिक मीटिंग हुई, और पब्लिक मीटिंग हुई और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। जब कहीं जाते हैं वो सब जगह बहुत सारे इनाग्रेट करते हैं, आधारशिला रखते हैं। वो तो अगर मुझे लगता है कि अगर 2014 से अब तक के जो जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने इनाग्रेट किया है और आधारशिला रखी है, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो भारत की जितनी जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा की चीजें निकल आएंगी। मुझे नहीं पता, हो सकता ना भी निकले, लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि हमेशा कभी 50,000 करोड़, कभी 25,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़, कभी 1.5 लाख करोड़, तो इस तरह से ढेर सारे, और हर 2-4 महीने के बाद इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहते हैं। प्रधानमंत्री इवन अगर कहीं पर गैस सिलेंडर भी बंटना हो तो गैस सिलेंडर वही बांटते हैं जाकर। रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करना हो, जो अभी तक एमएलए वहां का कर देता था, डीआरएम कर देता था, या जो एमपी होता था वो कर देता था, या जिस शहर में होती थी वहां का डीएम कर देता था, वहां का रेलवे स्टेशन का जो रेलवे स्टेशन का मास्टर होता था वो कर देता था। लेकिन अब सारी चीजें प्रधानमंत्री करते हैं, सारी चीजें नरेंद्र मोदी करते हैं। हर पट्टिका पर उनका नाम होना ही चाहिए। वो ये बात को इंश्योर करते हैं, और कोई दूसरा नाम, एमएलए हो, चाहे उनकी पार्टी का हो, चाहे किसी दूसरी पार्टी का हो, कोई दूसरा नाम वहां पर नहीं आ सकता है। तो एक तो ये। अब आप देखिए, आज जब वो पहुंचे तो आज भी उन्होंने पॉलिटिकल बातें की। तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है कहां? प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं क्या? और एक सवाल और मैं उठाना चाहता हूं, ये जो रोड शो हैं, ये रोड शो कौन आयोजित कर रहा है? क्या ये रोड शो प्रशासन आयोजित कर रहा है कि प्रधानमंत्री का एक सार्वजनिक तौर पर उनका अभिनंदन करना है, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने उनके नेतृत्व में हासिल की है? क्या इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, राज्य सरकार उसका आयोजन कर रही है? या नागरिक संगठन या नागरिकों की ओर से सिविल सोसाइटीज उसका वो कर रही है? जैसे बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं नागरिकों के, नागरिक सुरक्षा समिति और बहुत सारे इस तरह के होते हैं। क्या वो सब मिलकर के अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहते हैं?
और इसलिए वो प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आए और उनका अभिनंदन हम लोग करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी उपलब्धि मिल गई है। या फिर इनका आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी। आप सोचिए कौन कर रहा है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देते हैं, वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ही दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ही भाषण देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ही विपक्ष को निशाने पर लेते हैं। और वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, और ये तो कई लोग तो लंबे लंबे समय तक रहे जो बहुत थोड़े थोड़े समय प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इन लोग कभी सपने में भी ये देश नहीं सोच सकता है कि ये लोग ऐसा बोलने का सोच भी सकते हो। बाकी तो जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इनको छोड़ दीजिए, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, कभी आप नहीं सोच सकते। इसलिए दरअसल सवाल यह है कि देश को प्रधानमंत्री कब मिलेगा, यह बड़ा सवाल है। और ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए 22 मई के बाद से, या आप कह लीजिए 13 मई के बाद से, 13 मई के बाद से 5 रोड शो प्रधानमंत्री कर चुके हैं, 5 रोड शो कर चुके हैं। और इसके अलावा वो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो कल वाला सभा होनी है उसको मिलाकर 7 जनसभाएं कर चुके हैं, हो जाएंगी उनकी कुल मिला के 5 रोड शो, 7 जनसभाएं। क्या प्रधानमंत्री की ये कार्यक्रम हो सकते हैं? सोचिए एक बार, क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो सकते हैं? सोचिए एक बार कि इतना जो स्थिति अभी हुई है, इसको सब लोगों को सोचना चाहिए। हमारे सुनने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो बिल्कुल मोदी जी के भक्त हैं। भक्त होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप हैं, बड़ी अच्छी बात है। हालांकि भक्ति जैसा मामला लोकतंत्र में होता नहीं है, कोई भक्त होना नहीं चाहिए किसी का। फिर भी ये सवाल जरा अपने दिमाग में रखिए, सोचिए कि कोई किसी भी प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में क्या भारत की स्थिति इतनी दयनीय कभी रही कि दुनिया का कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ? और आज भी जब 7 हमने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेज रखे हैं 33 देशों की यात्रा पर, उन 7 प्रतिनिधिमंडलों के लोगों से क्या वहां के गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं किसी ने मुलाकात की? क्या कोई किसी देश से कोई ज्वाइंट कम्युनिकेशन आया? हमारे विदेश मंत्री अभी 3 देशों की यात्राएं कर करके आए, डेनमार्क और जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। क्या कहीं से कोई ज्वाइंट कम्युनिक जारी हुआ? क्या किसी देश ने यह कहा कि पाकिस्तान जो है दोषी है? सोचिए इस पर। और कभी ऐसा हुआ क्या कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री गए हों, इंक्लूडिंग ये मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में गए हों और उन्हें पोर्टिको में लेने के लिए राष्ट्रपति नहीं आया हो? पिछली बार जब प्रधानमंत्री वहां गए थे 13 फरवरी को, तब राष्ट्रपति उनको लेने नहीं आए। और इसके अलावा वहां के राष्ट्रपति लगातार, अगर मान लीजिए, मैं तो एक बार ये कहता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्दे के पीछे रहती हैं, जो पता नहीं चलती, पता चलनी भी नहीं चाहिए। लेकिन वो चूंकि हमारे यहां जो पॉलिटिक्स होती है, जो पॉलिटिक्स नरेंद्र मोदी ने शुरू की, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी ने,
उस पॉलिटिक्स में डोमेस्टिक जो वो डिप्लोमेटिक चीजें हो, जियो पॉलिटिक्स हो, कुछ भी उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फायदा वोट में तब्दील करना जरूरी है। उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है कि वोट में कैसे तब्दील हो। और इसके चलते हुआ क्या है कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ा गई। और जब जैसे को तैसा मिल जाए, मान लीजिए कि जो सीजफायर हुआ, जो सेसेशन ऑफ फायरिंग हुई, जो दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था भारत पाकिस्तान के बीच में, अगर हालांकि जयशंकर ने जो बयान नीदरलैंड्स में दिया एक पत्रकार से इंटरव्यू में, उससे तो बहुत साफ लगता है कि अमेरिका का उसमें हाथ था। हालांकि विक्रम मिस्री ने आज फिर कहा है, आज उन्होंने, विक्रम मिस्री नहीं, रणधीर जायसवाल, जो एक रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विदेश मंत्रालय की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ट्रेड की बात कभी नहीं हुई। हमारी जब बात भी हुई उसमें ट्रेड की कोई बात नहीं हुई। और ट्रेड का सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि 23 तारीख को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो उनके ट्रेड मिनिस्टर हैं होवर्ड लुटनिक, उन्होंने एक एफिडेविट न्यूयॉर्क के कोर्ट में दिया, जो ट्रेड कोर्ट है, जिसमें एक मामला आया। वो मामला ये था कि ट्रंप को रोका जाए जो उन्होंने 10% और मनमाने टैरिफ लगा रहे। एक तो ब्लैंकेट 10% लगा दिया था उन सबको लेकर के कि ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं। तो ये अधिकार राष्ट्रपति को क्यों मिलना चाहिए, इसका जवाब एफिडेविट के तौर पर दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें लुटनिक ने ये कहा कि इसकी वजह से प्रेसिडेंट जो है वो ट्रेड का इस्तेमाल करके, ट्रेड एंड टैरिफ का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर्स के बीच में स्थितियां विस्फोटक होने से रोक सके। अगर ये नहीं होगा तो ये इस तरह की चीजें हो जाएगी। और अभी भी उन्होंने उसमें लिखा था, आने वाले दिनों में देखना है क्या होता है। जो कोर्ट ने जो मामला आया था उसको मान लिया है और इस टैरिफ का जो अधिकार राष्ट्रपति का है उसको निरस्त कर दिया। लेकिन लुटनिक ने ये कहा था कि अगर ये अधिकार नहीं रहेगा तो भारत पाकिस्तान को जो कमिटमेंट किया गया है उसका क्या होगा, और उसमें फिर दिक्कत आ सकती है। अब इसी के जवाब में आज रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। अब हमें तो खैर अपनी सरकार पे भरोसा करना चाहिए कि हमारी सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है, और जो अमेरिका में वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो कह रहा है वो झूठ ही कह रहा होगा। वो झूठ कह रहा होगा, कोर्ट में भी झूठ बोल रहा होगा, राष्ट्रपति 8 बार बोल चुके हैं, वो भी झूठ बोल रहे होंगे, क्योंकि उनके झूठों की लंबी लिस्ट वहां के अखबारों में छप चुकी है। मुझे याद नहीं आ रहा कितने हजार झूठ उन्होंने पिछले वाले कार्यकाल में बोले थे। और टैरिफ का जब अनाउंसमेंट किया था, जब उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद से टैरिफ के अनाउंसमेंट तक कितने झूठ बोले। इन झूठों का शायद जो 3 अखबार उनमें से किसी में छपा, या तो वॉल स्ट्रीट में या वाशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में, लिस्ट छपी थी पूरी कि जो ट्रंप जो क्लेम कर रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, और फैक्ट क्या है। तो खैर, तो हमें तो उन्हीं को झूठ मानना चाहिए कि भाई ट्रंप झूठ बोल रहे होंगे, उनके जो ये मिनिस्टर हैं लुटनिक ये झूठ बोल रहे होंगे, रूबियो झूठ बोल रहे होंगे, जेडी वांस झूठ बोल रहे होंगे। हमारे रणधीर जायसवाल थोड़ी झूठ बोलेंगे, अपनी जनता से क्यों झूठ बोलेंगे। जयशंकर जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो अपनी जनता से झूठ क्यों बोलेंगे। विक्रम मिश्री झूठ क्यों बोलेंगे। लेकिन ये सवाल अब जो कुछ ये चल रहा है, और जिस तरह से जो सवाल इसको लेकर के खड़े हुए, हमारी जो राफेल को लेकर के दुनिया में खड़े हुए, और आज जिस तरह का और चीन का जो रोल रहा है, चीन ने कैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स को सपोर्ट किया है, किन किन चीजों से सपोर्ट किया है, जिसके चलते एक प्रवीण साहनी, एक बड़े डिफेंस एनालिस्ट है, उनका कहना है कि पाकिस्तान पीएलए के चलते, यानी जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, पीपुल्स लिबरेशन एयरफोर्स कह लीजिए, चाइना की एयरफोर्स के चलते पाकिस्तान की एयरफोर्स कई मामलों में हमारी एयरफोर्स पर से आगे, उनका ये कहना है। और जो चीजें आ रही हैं उनमें भी ये कहा जा रहा है कि जो चाइनीज वॉरफेयर है,
चाइनीज जेट्स हो, चाइनीज मिसाइल्स हो, चाइनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, चाइनीज जो सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, वो सब चीजें पाकिस्तान को उपलब्ध कराई चाइना ने। और उसके चलते जो रफाल का मामला है, रफाल के मामले को अब एक और इसमें शंका इसलिए होती है क्योंकि पिछले दिनों रफाल बनाने वाली जो कंपनी है, वो कंपनी इंस्पेक्शन के लिए कि भाई 36 रफाल जो आपके पास हैं वो उनका इंस्पेक्शन करना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं दी। अब क्या वजह है पता नहीं भाई। ये तो नहीं रहा होगा कि उसमें एक आधा कम है, ऐसा तो नहीं रहा होगा, कोई और वजह होगी, क्योंकि सरकार हम लोगों से झूठ तो बोलेगी नहीं। तो ये जो किस्सा चल रहा है दुनिया में, और फिर हमारे एयर चीफ मार्शल ने जिस तरफ इशारा किया है, इन सब को अगर एक साथ जोड़ करके देखा जाए तो प्रधानमंत्री की बहुत सख्त जरूरत है। नमस्कार, जय हिंद।